नमस्कार, मैं दिलीप सुरोसे राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या पार्ट्स होता है, या प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति, उनका कार्यकाल खंड, शपथ पदावधि, वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी बातें होती है, एक शासन के प्रमुख के तौर पर उन्हें नवाजा जाता है और वास्तविक कार्यकारी शासन के प्रमुख तौर पर उनके पास कार्याधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। एक्चुअली डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से पुकारा जाता है। डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री के संदर्भ में आज टोटल जो भी स्थितियां हो, नॉलेज हो, उसके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जहां पे लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली है, वहां पे प्रधानमंत्री जी का पद ये उस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में देखिएगा, प्रधानमंत्री होने के लिए क्या स्थितियां संबंधित उम्मीदवार को होना चाहिए या कौन सी स्थिति में होना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत देश में हमने देखा है, संसदीय शासन प्रणाली के तौर पर सार्वत्रिक चुनाव प्रणालियों द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा की सार्वत्रिक चुनाव प्रणालियों द्वारा लोकसभा में देश में से मतदान द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में चुनवा कर भेजते हैं, जिसे एमपी कहलाया जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य। एवं चुनकर आने के बाद हमारे देश में बहुपक्षीय पद्धति रखी है और ये बहुपक्षीय पद्धति में लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को, जिस पक्ष को ज्यादा से ज्यादा यानी बहुमत प्राप्त होकर वो विजयी हो चुके हो, जिन्हें जिस पार्टी को चुनाव में बहुमत विजय हासिल हो चुकी हो, उस दल के नेता को जनरली तौर पर संसदीय दल की बैठक होती है और वहां पे हाउस में अपना दल का चुनाव चुनकर आए हुए पार्टी के पदाधिकारी कहिएगा या पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कहिएगा, ये सब मिला के अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया जाता है और उसी नेता को राष्ट्रपति जी के ओर से सरकार बनाने के लिए इन्वाइट किया जाता है। जनरली हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के मुताबिक राष्ट्रपति जी करेंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन वास्तविकता के तौर पर राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करने हेतु लगभग 3 विकल्प रखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त किया जा रहा हो, इसके बारे में सबसे पहले देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो,
लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। इसका मतलब अभी मैंने आपको कह रहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के लिए सार्वत्रिक मतदान पद्धति द्वारा लोकसभा में देश की जनता की ओर से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भिजवाई दिए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। एक बात और लोकसभा में हमारे यहाँ बहुपक्ष पद्धति होने के नाते से लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो चुका हो उस दल का नेता संबंधित संसद निर्वाचित करते हैं, उन्हें मानते हैं और उसके बाद इस दल के नेता को ही लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त कर चुके दल के नेता है उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा से देश के लिए सरकार बनाने हेतु बुलाया जाता है। एक बात हो गई, ये आपके ख्याल में आता होगा। अब दूसरी बात कहता हूं, यद्यपि सार्वत्रिक चुनाव द्वारा हमारे लोकसभा में किसी भी दल को सरकार बनाने हेतु स्पष्टता तौर पर बहुमत प्राप्त ना हो चुका हो, ऐसे स्थितियों में राष्ट्रपति जी, क्योंकि सरकार तो हमें बनानी है, सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी वैयक्तिक विवेकाधीन अधिकार द्वारा यद्यपि स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला तो राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधीन अधिकार द्वारा जिन्हें बहुमत तो ना हो लेकिन जिस पक्ष को ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त हो चुकी हो ऐसे पार्टियों को सरकार बनाने हेतु बुलाया जाता है। लेकिन इस समय हमें लगभग कोलूशन की सरकार प्राप्त होती है। अब कोलूशन की सरकार प्राप्त होने का मतलब ये हुआ जैसा कि सरकार बनाने हेतु बहुमत एक 49 माइनॉरिटी 51% बहुमत के प्रति, वैसा तो सरकार चलाने हेतु हमारे पास जितनी भी लोकसभा की सीटें होगी उसके मुताबिक सरकार के पास बहुमत के लिए 2/3 2/3 रिप्रेजेंटेटिव यानी खासदारों का आंकड़ा चाहिए। जो भी होगा वर्तमान स्थितियों में जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे उनमें से 2/3 2/3 इतना पूर्णता भाग सरकार का चलाने हेतु पात्रता मान ली जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसमें ये देखते हैं हम, यद्यपि बहुमत का सवाल खलास हो चुका है, किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना है, फिर भी हमें गवर्नमेंट फार्मिंग करना है तो राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधीन के अधिकार अनुसार जिस पार्टी को ज्यादा मत प्राप्त है, जिस पार्टी को या कोई ऐसी पार्टी अंदर होती है समविचारी होती है, स्थिति सापेक्ष के मुताबिक वो अपना बहुमत जताने के लिए इकट्ठा आती है और एक के अलावा दो के अलावा तीन या कोलिशन बनाकर सरकार बनाती है। ऐसे समय राष्ट्रपति जी विविध पक्षों द्वारा गवर्नमेंट फार्मिंग के लिए जिस इंसान को संसदीय दल का नेता बनाया जा चुका हो वो कोलिशन पार्टियों के द्वारा उनको ऑफर दिया जाता है और राष्ट्रपति जी उनकी बतौर प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं वैयक्तिक विवेकाधीन अधिकार द्वारा। ये होने के बाद उस सरकार को जो
विविध पार्टियों के इकट्ठा आने के बाद कोलिशंस में सरकार बनी है, उस पार्टी की सरकार को राष्ट्रपति जी द्वारा उनके विवेकाधीन अधिकार के तहत एक समय सीमा निश्चित करवा देते हैं। लगभग 30 दिन का पीरियड मेरे ख्याल से होता है, बावजूद भी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे समय 30 दिन के भीतर या जो भी समय अवधि दिलाई होंगी राष्ट्रपति जी के द्वारा, उस समय तक सरकार को लोकसभा में अपनी शक्ति परीक्षण में खरा उतरना पड़ता है कि हमारे पास सरकार के पास सरकार चलाने हेतु इतना बहुमत का कोटा है। ऐसे समय लोकसभा में संसदीय पद्धति के मुताबिक लोकसभा में अधिवेशन बुलाया जाता है और जिस पार्टी की गठबंधन पार्टी की सरकार बन चुकी हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर नेतृत्व बन चुका हो, ऐसे समय लोकसभा में वो गठबंधन की ओर से बहुत भारी मात्रा में नेतागण अपने अपने भाष्य करते हैं। सिवाय इसके जो ऑपोजिशन में बैठे हैं उनको भी कभी कभार चांस मिलता है। और आपको याद होगा कि सरकार का बहुमत सभागृह में किस तरह से घोषित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष तौर पर होता है, लाइव होता है। ऐसे समय 3 प्रकार की मेथडोलॉजी रहती है, पर लगभग जनरली लोकसभा में आवाज मतदान द्वारा ही संबंधित सरकार को बहुमत है या शक्ति में पूरी उतरती है, ऐसा आवाज बहुमतों के द्वारा समर्थन दिलाया जाता है। कभी कभार हैंडअप करके भी दिया जाता है। तो ऐसे समय यद्यपि गठबंधन वाली सरकार देश के साथ काम करने को तैयार होती है, देश को संभालने के लिए तैयार होती है, ऐसे समय शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो सरकार निर्धास्तता के तौर पर संबंधित प्रधानमंत्री जी के अंडर कंट्रोलिंग में काम करती है और सब मिला के सभी गठबंधनीय एक सूत्रता में आकर देश चलाने का एवं सरकार देश के लिए सरकार का कार्य चलाने का कार्य करते हैं। यह हो गई प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति जी की ओर से नियुक्ति की दूसरी पहलू। अब हम देखते हैं सिवाय इसके ऐसी कौन सी स्थितियां आ सकती है कि जिसमें सरकार का जाना तय होता है या सरकार नहीं होती या सरकार कुछ समय के लिए विदाउट हो जाती है। ऐसी स्थिति आती है, वो एक जिसे कहा जाता है यद्यपि वर्तमान प्रधानमंत्री की किसी कारणवश नैसर्गिक हो या मानव निर्मित हो, किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति यद्यपि स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ये तीसरा मुद्दा ख्याल से देखिएगा स्टूडेंट। 2 मुद्दे तो प्रधानमंत्री नियुक्ति के संदर्भ में समझ चुके हैं, अभी तीसरा मुद्दा आया है। यद्यपि वर्तमान स्थिति में जिस प्रधानमंत्री के अंतर्गत सरकार चल रही है, किसी कारणवश माननीय प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय सरकार का मुखिया जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है सरकार का, जो देश के चलाने हेतु होता है, यद्यपि उनकी मृत्यु हो जाए और
जैसा कि गठबंधनीय स्थिति में मैंने आपसे कहा कि कोलूशन की सरकार जब आती है, अनेक दल गठबंधित होकर सरकार चलाई जाती है। यद्यपि इसी स्थिति में ये प्रश्न आ चुका हो कि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो चुकी हो, ऐसे समय किसी भी पार्टी के पास उत्तराधिकारी नहीं होता कि इनके बाद में हम हमारी पार्टी की ओर से एक इंसान को हम उस काम के लिए नियुक्त करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि यद्यपि स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, और मिसाल के तौर पर हम दूसरी बात देखते हैं कि यद्यपि ऐसी स्थितियों में बहुदलीय बहुमतीय सरकार का प्रधानमंत्री था, ऐसा मान के चलिए। जिस दल को बहुमत प्राप्त था उस दल का नेता प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ऐसे समय उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थितियों में हो सकता है बहुमत पार्टी के पास उत्तराधिकार स्पष्ट तौर पर तैयार हो, रेडी हो। उस समय की स्थिति, ये विधान के मुताबिक निर्णय लेने के राष्ट्रपति की स्थिति, जो प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के बाद दूसरे को बना दिया जाएगा, वो अलग होगी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत रहता है। पार्टी की ओर से इनकी जाने के बाद दूसरे नेता का संसदीय दल लोकसभा का उसी समय नया नेता का चुनाव करता है और उस नेता को राष्ट्रपति जी की ओर से इनवाइट किया जाता है सरकार बनाने, क्योंकि उनके पक्ष के पास में बहुमत है, बहुदलीय पार्टी है, बहुमत है और बहुमतीय पार्टी है। वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं, दूसरे को बुलाने के लिए चांस रहता है, क्योंकि उसी समय वो संसदीय अपने दल का नेता का चुनाव करके उन्हें भेज देते हैं। लेकिन जब गठबंधनीय सरकार है, विविध पार्टी को मिला के बनी हुई सरकार है, ऐसे समय यद्यपि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे बड़ा पेच प्रसंग इस समय देश के सामने आता है। कोलूशंस की सरकार में और बहुत सारी अटकलें बातें बतियाई जाती है। कहीं जाकर अगर उन्होंने चाहा कि हम हमारे ओर से इस नेता का चयन करते हैं और पार्टी के साथ नेता को राष्ट्रपति जी के पास फार्मिंग द गवर्नमेंट के लिए भेजते हैं, या राष्ट्रपति जी की ओर से बुलावा आता है, अगर ऐसा समय हो गया तो। लेकिन जनरली ऐसा समय गठबंधन सरकार में कम आता है। और इसमें अब देखते हैं, हमें तीसरा विकल्प होता है राष्ट्रपति जी के पास सरकार को बनाने के लिए, किसी प्राइम मिनिस्टर बना जाए, इसके लिए तीसरा विकल्प होता है ऐसे एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति जी चाहते हैं और लोकसभा के किसी पार्टी की ओर से दावा ना किया गया हो। ऐसे समय राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधीन अधिकार के मुताबिक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद 6 माह में उसे संसद का सदस्य प्राप्त करना होगा। ये कॉलम ख्याल में रखिएगा। ये तीसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति जी के सामने कि दोनों की स्थितियां हो चुकी, तीसरे विकल्प की स्थिति आ चुकी है। ऐसे समय उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। तो सबसे बड़ी बात ऐसी होती है, जैसा कि हमने 1984 का उदाहरण देना पड़ेगा आपको। 1984 में श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जी ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे, उन्होंने
श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी के पुत्र राजीव जी गांधी को बतौर देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जबकि यह स्थिति उनके विवेकाधीन के अधिकार के तौर पर होती है। और ऐसे समय जिस इंसान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यद्यपि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की एक पुष्टि की है, एक ऐसा व्यक्ति जो संसदीय शासन प्रणाली के मुताबिक लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, बतौर प्रधानमंत्री नियुक्ति के करण समय वो सदस्य होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यद्यपि वो लोकसभा का सदस्य ना हो, यद्यपि वो राज्यसभा का सदस्य ना हो, और राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी पार्टी का नेता या किसी पार्टी की ओर से जो बनाया जाता है प्रधानमंत्री, तब से लेकर 6 माह के समय के बीच में उस सदस्य को या तो लोकसभा का सदस्यत्व प्राप्त करना होगा या तो राज्यसभा का सदस्यत्व प्राप्त करना होगा। वो प्रधानमंत्री तो बन चुके होंगे, लेकिन 6 माह के भीतर या 6 माह तक उन्हें किसी भी प्रकार से संसदीय सदन जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा सभागृह होता है, राज्यसभा सभागृह का एक तो वो प्रतिनिधित्व बन के आए, या तो लोकसभा में वो अपना सदस्यत्व प्राप्त करे। ये 3 विकल्प के साथ राष्ट्रपति जी देश के प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। आपके ख्याल में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति जी की ओर से की जाती है। ख्याल में आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह, शपथ पदावधि, इसके बाद देखेंगे वेतन और इसके बाद देखेंगे अन्य सुविधाएं। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति जी की ओर से 3 विकल्प में से किसी भी स्थितियों में हमारी नियुक्ति हो चुकी है, गवर्नमेंट के फॉर्मेट की स्थितियां पूरी हो चुकी है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता तब तक उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने की कोई अनुमति प्राप्त नहीं होती। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि पहले शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद ही रजिस्टर में अटेंडेंस में साइन हो जाएगी संबंधित व्यक्ति की जो प्रधानमंत्री करके नियुक्त किया गया हो। उसके बाद में उनको बतौर देश का प्रधानमंत्री कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अब यहां से हम देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाने का काम जनरली तौर पर राष्ट्रपति जी की ओर से भी किया जाता है, और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी को देश की सरकार का प्रमुख के नाते से, प्रधानमंत्री जो देश के सरकार के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति जी राष्ट्र कहिए या राज्य के बाद में राष्ट्र कहिए, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो इन्हें अपनी शपथ दिलाते हैं। अब ऐसे शपथ दिलाते समय देखिए क्या क्या अल्फाज वापरे जाते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। अब हम देखते हैं यहाँ पे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
माननीय प्रधानमंत्री जब अपनी शपथ लेते हैं समारोह में, उस समय के कुछ वाक्यांश आपके ख्याल में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये आपने देख लिया है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री की ओर से जिस प्रकार के अल्फाज आए हैं, वो अल्फाज देश को एकता, अखंडता, अक्षुण्णता बनाए रखने वाली चीजें हैं। और उन्होंने अपने आप को श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, अनुष्ठा के साथ देश को समर्पित किया है। प्रमुख अंतकरण से अपने पद का दायित्व बगैर किसी अनुराग, पक्षपात और बगैर किसी का भय के मुताबिक देश सेवा, देश की अखंडता, एकता और देश का पूरी मात्रा में श्रद्धा पूर्वक अपने आप को देश की सेवा के लिए सुपुर्द करना, यह दर्शाता है। इसके बाद एक और वाक्य रहा है जो गोपनीयता के आधार पर होता है। शपथ समारोह के अंतर्गत गोपनीयता के आधार पर ये अल्फाज दिए जाते हैं। ख्याल से देखिएगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, क्या कहा? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्रियों के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपने देख लिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ का ही एक भाग है जो गोपनीयता के आधार के ऊपर इस अल्फाज को रखा जाता है। जो आपने सुना, एक बार पुनर्रचना से कहता हूं, गोपनीयता के आधार पर जो अल्फाज व्यक्त किए जाते हैं उसे ख्याल से देखिएगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा
मुझे याद होगा। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्रियों के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे आपको पता चल चुका होगा कि गोपनीयता के आधार पर जो शपथ ली जाती है उसमें कितनी तरह की सीक्रेटीकरण होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह हो चुका। शपथ ग्रहण समारोह के समय विशालता पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हो सकता है देश विदेश के बहुत सारे मेहमानों को, उच्च पदस्थ को, पॉलिटिशियंस को, किसी देश के, किसी अन्य देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, किसी अन्य देश के माननीय राष्ट्रपति जी को, किसी देश के माननीय अध्यक्ष जी को इस समारोह में इनवाइट किया जाता है तथा देश के अंतर्गत जानी मानी हस्तियां जो विविध क्षेत्र में कार्यरत है, जिनका नाम लौकिक है, जो देश के लिए अग्रत तौर पर सेवा प्रदान करते हैं, सभी दोनों सदस्यों के सांसद होने जा रहे उनकी अंतर्गत बनने जा रहे कैबिनेट या मंत्री परिषद जो बनने के इच्छुक होते हैं, जिसे बनाया जा रहा है, और कलात्मक तौर पर किसी बड़े इंडस्ट्रीज के जो संस्कृति और कलाओं के संदर्भ में होते हैं, या लेखक भी होते हैं, कवियों भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, ऐसे विशेष तौर पर इस समारोह में, शपथ विधि समारोह में सभी देश के, हमारे देश के ऐसे लोगों को भी इनवाइट किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, आपके ख्याल में आ गया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री की शपथ विधि का कार्यक्रम बतौर उत्साह के साथ किया जाता है, जो राष्ट्रपति जी के मौजूदगी में होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम पदावधि। माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड की पदावधि कहां तक होती है? तो जैसा कि जनरल तौर पर आपको पता होगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड कुछ स्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड साधारणतः लोकसभा का 5 साल का जारी रहना एक पहला पहलू है। कौन सा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड साधारणतः लोकसभा का 5 साल का जारी रहना, या संसद का पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर रहना, या प्रधानमंत्री द्वारा संचालित जो सरकार होती है उसके ऊपर रहना। उसके बाद राष्ट्रपति जी का प्रसाद रहने तक, यानी राष्ट्रपति जी का प्रसाद रहने तक इसका इलस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद में अविश्वास ठराव पारित ना होना, अविश्वास ठराव पारित ना होना, या प्रधानमंत्री की मृत्यु ना होना। साधारण तौर पर हमने देख लिया कि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड कब तक हो सकता है, या वो सरकार कब तक चलाई जाती है, इसके बारे में जो हमने विकल्प देखे, इस विकल्प के साथ साथ या जो स्थितियां निकली, विकल्प की बजाय स्थितियां मानेगा, ये स्थितियों की भरपूर उनके साथ सपोर्ट हो
ऐसे समय देश का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का कार्यकाल खंड चला सकते हैं। अब हम यहाँ भी ये देखते हैं, देखिएगा पहला लोकसभा का 5 साल जारी रहना। अब हमें पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल खंड होता है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वत्रिक चुनाव होने के बाद वो स्थिति से लेकर आने वाले 5 साल के बिचौले कार्यकाल खंड तक, वो स्थिति तक 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल खंड होता है। और हमारे संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद ये विधायिका के तौर पर कार्य करती है और संसद में जो निर्वाचित होकर आए हुए या चुनवाकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव में से ही बहुमत दलीय से सरकार बनाई जाती है। ऑलरेडी जिन पार्टी का बहुमत दल हो या अनेक दल मिलाकर संगठन बनाया हो, उसमें से सरकार बनाई जाती है और उसमें से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी एवं किचन कैबिनेट एवं मंत्री परिषद, ये सभी उन विषय बनते हैं। तो एक्चुअली ये कार्यकारी परिषद जैसा कि वास्तविक शासन प्रमुख प्रधानमंत्री जी, ये विधायिका को अटैच रहते हैं। विधायिका में से ही सरकार की किचन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद बनाई जाती है। एक में को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदर्शित करते हैं। तो ऑलरेडी राज्यसभा लोकसभा का 5 साल जारी रहना संभव ही होता है। यद्यपि सरकार की ओर से प्राइम मिनिस्टर जी से आते हैं कि संवैधानिक स्थितियों के मुताबिक सरकार नहीं चल रही या विधायिका की ओर से कहीं तो भी गड़बड़ियां महसूस होती है, ऐसे समय माननीय प्रधानमंत्री जी ही राष्ट्रपति जी को लोकसभा को भंग करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये रिक्वेस्ट हो रहा नहीं, क्योंकि विधिमंडल में से ही, लोकसभा में से ही जिनको बहुमत दल प्राप्त है सरकार बनी है। तो लोकसभा का 5 साल तक जारी रहना लगभग संभव ही रहता है। ये पहली बात हो चुकी। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड लोकसभा का 5 साल का जारी रहना सही मायने में चल पाएगा। दूसरी बात, संसद का पूर्ण विश्वास रहना जरूरी होगा। संसद का पूर्ण विश्वास जरूर रहना होगा। यद्यपि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की, बहुमत दल के पक्ष की सरकार है या किसी कारणवश गठबंधनीय सरकार है, सरकार लोकसभा के जब उन्हें पता है कि 2/3 के समय, शक्ति परीक्षण के समय हमारे पास 2/3 बहुमत प्राप्त है, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि संसद का पूर्ण विश्वास सरकार के ऊपर रहता है। उस समय सरकार, प्रधानमंत्री का कार्यकाल खंड 5 साल तक जारी रह सकता है। यद्यपि लोकसभा के विरुद्ध पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ऊपर लाया जाता है। हो सकता है गठबंधन ये सरकार हो, गठबंधन में किसी पार्टी को सही मायने में न्याय नहीं मिल रहा हो सकता है गठबंधनी सरकार में जिस पार्टी के ज्यादा सदस्य हो उन्हीं के काम हो रहे हो, उनका न्याय हो रहा हो, उनको मिनिस्ट्री दिलाई गई हो, यह गठबंधन सरकार में छोटी छोटी पार्टियां कुछ हो जिनके साथ में पूरी मात्रा में न्याय नहीं हो रहा हो, काम नहीं हो रहा हो, या उनमें सत्ता स्थान में
कुछ शेयर प्राप्त ना हो चुके हो, ऐसे समय जब नाराजी आती है तो सरकार चलाने टू थर्ड का जो फिगर होता है, वो फिगर का अगर समर्थन गठबंधनीय दल में से कोई दल खींच लेते थे, अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और विरोध पार्टी की ओर जाकर सरकार के प्रति अविश्वास मत का प्रस्ताव लोकसभा में दाखिल कराया जाता है। ऐसे स्थितियों में यद्यपि सरकार चलाने हेतु वर्तमान स्थितियों में उपलब्ध लोकसभा की सदस्य संख्या यानी खासदारों की संख्या के मुताबिक यद्यपि सरकार की ओर से विरोध पार्टी की ओर से सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, ऐसे समय विरोध पार्टी की ओर से लगे उतने भाष्य किए जाते हैं नेताओं की ओर से, अलग अलग गठबंधन दल के नेता अपने भाष्यता के तौर पर समझाते हैं संसद में, लोकसभा में, क्यों पार्टी और जिस प्रकार जिनकी सरकार है वो भी अपने नेता के द्वारा बयानबाजी लोकसभा में करते हैं। यद्यपि विरोध पार्टी और विपक्ष पार्टियों की ओर से रखा गया प्रस्ताव अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसे समय सरकार का जाना तय होता है और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खंड समाप्त हो जाता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो राष्ट्रपति जी की ओर से उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तब लोकसभा भी भंग हो जाती है। ऐसे समय सरकार का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अगर ये स्थिति आई तो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खंड वहां तक चलेगा, शुरू से लेकर वहां तक आगे बंद हो जाएगा, जो 5 साल में से माइनस होगा। यद्यपि पूर्ण विश्वास है और गठबंधन दल में जितनी भी नाराजी आई, हो सकता है जो विपक्ष में थे उनका भी समर्थन इस समय इन्हें प्राप्त हो सकता है। यद्यपि सरकार अविश्वास मत को हरा चुकी है, ठहराव फेल हो चुका है, तो भी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खंड लोकसभा जब तक 5 साल तक है तब तक जारी रह सकता है। इसके बाद हमने कहा था कि तीसरी बात, जैसा कि संसद का पूर्ण विश्वास रहना, ये बात हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति जी का प्रसाद। अब राष्ट्रपति जी का प्रसाद एक अनुसार एक विधान रखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तब तक प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति जी जब दिन चाहे तब उन्हें हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। संविधानिक स्थिति के मुताबिक यद्यपि शासन का कारोबार सही मायने में नहीं चल रहा हो, यह भारतीय राज्य घटना के तहत कारभार चलाने में संबंधित सरकार को विरोधाभास ऐसा नजर आ रहा, ऐसे समय थोड़ा विचार किया जाता है, हिंट दिलाई जाती है, लेकिन जब तक सरकार के ऊपर लोकसभा का पूरी तरह से विश्वास हो तो सरकार का कार्यकाल खंड, जब तक लोकसभा का कार्यकाल खंड है तब तक चलता ही रहेगा और तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खंड जारी रहेगा। राष्ट्रपति जानबूझकर प्रधानमंत्री जी को अपना प्रसाद वापस खींचकर वापस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम अविश्वास ठराव पारित ना होना, जिसके बारे में इलस्ट्रेशन हो चुका है। यह प्रधानमंत्री जी की मृत्यु ना होना, सबसे विशेष बात यहाँ पे देखी जाती है। मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं होता,
जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ये सभी स्थितियों से निपटकर लोकसभा का कार्यकाल खंड पूरा करते हैं, तब तक पद से किसी भी हालत में किसी भी स्थिति से नहीं हटाई जा सकती। संसद का विश्वास होना ये बहुलतापूर्वक जरूरी है। अब देखते हैं उनकी मृत्यु हो जाना। ऐसा मान लीजिए कि वर्तमान सरकार में जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने का जिम्मा दिलाया गया है, वो व्यक्ति या वो इंसान को माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर किसी कारणवश लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल खंड, संसद का उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रहना, विधायक दल का पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट रहना, ये सब स्थितियां सही होने के बावजूद भी यद्यपि किसी कारणवश, मानव निर्मित कारण हो या नैसर्गिक कारण, 2 कारणों में से या किसी अन्य कारण में से माननीय प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है, उस समय संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जो थे उनका कार्यकाल खंड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इंसान मरने के बाद उनका कार्यकाल खंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। शुरू से लेकर इस स्थिति तक जब तक जहां उनकी मृत्यु हो चुकी हो, उस दिन का कार्यकाल खंड तक वो अपने पद पे थे। जब मृत्यु हो गए तो कार्यखंड चलाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी का पदावधि पद पे रहकर कार्यकाल खंड किस तरह से चलाया जाता है, इसके बारे में आपने देख लिया। और वो स्थितियां भारी मात्रा में उन्हें सपोर्टेड रहती है, तो वो प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से 5 साल का जैसा लोकसभा का कार्यकाल खंड है, उनमें से विधायिका बनाई जाती है, वही विधायिका में से मंत्रीगण बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो एक में को कनेक्टेड होते हैं। यद्यपि अविश्वास ठहराव पारित ना होना, इसके बाद में कोई विपत्ति उनके ऊपर नहीं आ सकती ऐसे समय। लेकिन एक ही बात रहती है, यद्यपि प्रधानमंत्री जी का मृत्यु बीच के कार्यकाल खंड में हुआ तो उनकी समाप्ति वहां पर हो जाती है। तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खंड किस स्थितियों पर आधारित होता है, किस स्थितियों से निरूपित भी हो सकता है, किस तरह स्थितियों में राष्ट्रपति जी उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। और सबसे अंतिम स्थिति मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। इसके बाद देखते हैं हम प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते समयावधि के अनुसार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और मैं इस क्षेत्र के बारे में यह बताऊंगा कि आज ये है कल ये रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। समय प्रधानमंत्री जी के वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं ये देश की संसद तय करती है, और संसद हर एक समय में उसमें बदलाव लाती है। तो यही होगा, मैं जो फिगर दूंगा यही होगा, इतना ही होगा, ऐसा मैं सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकता। वो सब संसद के हाथ में होता है। आज का जो डाटा है वो कल रहेगा या गुजरे हुए कल में था, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जनरली तौर पर प्रधानमंत्री जी के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समयावधि के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे या किए जाते हैं। अब हम इसमें यह देखते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री कहां से आए? प्रधानमंत्री वो बने जो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य हैं। यद्यपि नहीं थे उस समय प्रधानमंत्री बने,
तो 6 माह के बाद उन्हें उन दोनों में सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना पड़ा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री प्रथम संसद के जो दो सभागृह, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ये दो में से किसी न किसी से सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात है, प्रधानमंत्री प्रथम संसदीय सदस्य होने से उसे संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले पूरे वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री संसद सदस्य यदि नहीं थे फिर भी 6 माह के बाद बन चुके। जो राज्यसभा के संसद सदस्य, लोकसभा के संसद सदस्य, उन्हीं में से ही एक है जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो सबसे पहले देश के सांसद को, संसद सदस्य को, खासदार को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरह से संसद वेतन और भत्ते देती है, उसी तरह प्रधानमंत्री को भी दिलाए जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, व्यय विषयक भत्ता प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिन्हें व्यय विषयक भत्ता दिलाया जाता है। दूसरी बात, निःशुल्क आवास, उनके लिए संसद की ओर से निःशुल्क आवास दिलाया जाता है जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यात्रा भत्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश को संभालने हेतु या विदेशी नीति संभालने हेतु बहुत सारी जगह पर यात्राएं करनी पड़ती है, उसी लिए संसद की ओर से यात्रा भत्ता का प्रयोजन किया गया है। इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्यता के तौर पर ही कार्य किया जाता है, यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो कार्य नहीं होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं के संदर्भ में सब मेडिकल सुविधाएं, जो भी खर्चा होगा, जो भी स्थितियों में जो भी खर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी को मेडल के तौर पर आएगा, मेडिकल के तौर पर, वो पूरा संसद उठाएगा। उसके बाद कार्यालय और वैयक्तिक स्टाफ, देश के प्रधानमंत्री जी को सरकार की ओर से सरकारी तौर पर कार्यालय एवं वैयक्तिक स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है। उनके पास माननीय प्रधानमंत्री जी के पद के इर्द गिर्द में बहुत सारे सचिव होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं और कुछ खासगी सचिव भी होते हैं। उन सभी पूरा स्टाफ माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की ओर से संसद के जरिए से उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं सेवा मुक्ति के बाद पेंशन प्राप्त होता है। सेवा कार्यकाल खंड, जैसा कि पदावधि के दरमियान जो भी स्थिति हो, पदावधि पूरी होने के बाद पेंशन का एक सेवा तथा पेंशन मुक्ति के बाद पेंशन दिलाया जाएगा, वो लाभ नहीं प्राप्त होता है। और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंतर्गत किसी क्षेत्र में प्रवास करने जाते हैं या माननीय प्रधानमंत्री जब देश के बाहर में किसी कारणवश अपना विदेशी यात्रा पर निकलते हैं, ऐसे समय उनके लिए स्पेशल तौर पर परिवहन सुविधा के तौर पर देश का प्रवासियों परिवहन सुविधा के तौर पर भारतीय वायुसेना का बोइंग विमान 777-300 RS विमान सेवाएं उपलब्ध की जाती है। जो देश की विमान सेवाएं बहुत महंगी होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भारत देश के बाहर जाना हो, भारत देश के अंतर्गत जहाँ भी जिस प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध हो, उनके प्रवासी को परिवहन विशेष के तौर पर भारतीय वायुसेना का बोइंग विमान 777-300 RS विमान सेवाएं एक पायलटों के साथ में उन्हें उपलब्ध कराई दी जाती है, विथ अंगरक्षकों के साथ, सिक्योरिटी फोर्स के साथ। इसके बाद
हम ये देखते हैं कि जिस समय तक ये डाटा उपलब्ध था, हो सकता है कुछ ज्यादा हो चुका हो। मैं स्पष्टता के तौर पर पहले बता देता हूँ। अब साधारणतः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्तियां किस तरह से प्राप्त होती है और किस किस बारे में होती है, इसके बारे में देखिएगा स्टूडेंट। पहली बात देखते हैं हम मूल वेतन। मूल वेतन 50,000 रुपया प्रतिमाह दर्शाया गया है। मूल वेतन 50,000 रुपया प्रतिमाह दर्शाया गया है। उसके बाद दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता प्रति माह के तौर पर 62,000 रुपया प्रति माह दर्शाया गया है। तीसरी बात सांसद भत्ता होता है। सांसद भत्ता 45,000 रुपये प्रति माह दर्शाया गया है। और सत्कार भत्ता होता है जो 3,000 रुपये प्रति माह दर्शाया गया है। कुल मिला के हमारे पास जो माहिती उपलब्ध है उसके मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री जी को मूल वेतन, दैनिक भत्ता, सांसद भत्ता और सत्कार भत्ता प्रति माह के इस रूप में देन होती है, जिसका कुल योग होता है 1,60,000 रुपये प्रति माह। कुल दैनिक वेतन दर्शाया गया है, सिवाय और कई विशेष भत्तों के जो समय पर संसद बढ़ा सकती है। पेमेंट के बारे में उजागरता के तौर पर जो डाटा उपलब्ध है वो दिलाया गया है। हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी हो चुकी हो या हो सकेगी, क्योंकि देश की संसद समय स्थितियों के मुताबिक उनके प्रति जो देयता वाली बात होती है वो निर्धारित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो यूपीएससी वाले हो, एमपीएससी वाले हो या अन्य किसी स्पर्धात्मक परीक्षा वाले हो या दर्शकों को, ऐसा महसूस करता हूं कि आज हम भारत के देश के संबंध में जो शासन के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, वो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जिसे प्रधानमंत्री कहलाया जाता है, जिसे डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव के तौर पर माना जाता है। डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव भारत सरकार, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पद में वो सभी शक्तियां निहित होती है, जो शक्तियां माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से एक नाम मात्र संवैधानिक पद, राज्य का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख संवैधानिक तौर पर माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं, जो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव सरकार के प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं और वास्तविक कार्यकारी शासक प्रमुख यानी शासनाध्यक्ष, देश के शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और इनके तहत ही पूरे देश को सरकार प्राप्त होती है, जो केंद्र सरकार होती है। देश में केंद्र स्थान पर जो सरकार देश के लिए प्राप्त होती है, वो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ही प्राप्त होती है। और हमारे संसद में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं या दो सदन के सदस्यों में से ही वरिष्ठ श्रेणियों के एमपीज को मिनिस्ट्री में लिया जाता है और मिनिस्ट्री में लिए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे दिमाग की कसरत करनी पड़ती है, जैसा कि प्रांतीयता के आधार पर, लोक नेतृत्व के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, लोक नेतृत्व के आधार पर, इसके बाद में प्रादेशिकता का समतोल रखने के आधार पर, भाषाई के आधार पर, संवैधानिक स्थितियों के आधार पर,
विभिन्न स्थितियों से गुजरकर माननीय प्रधानमंत्री जी पॉलिटिशियन की तरह एक पूरे पूरे पॉलिटिशियन की तरह अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और ऐसे समय में एक सरकार को चलाना माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा दायित्व होता है। और देश को सुस्थिति, देश को विकास की ओर ले जाना, देश को संरक्षितता प्रदान करना, देश को अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में न्यायतापूर्वक सम्मानतापूर्वक स्थान दिलाना, यह देश के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे घटकों पे, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा को न्याय पूर्तता करने का कार्य भी करना पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के संसदीय गठ के भी नेता होते हैं जो सरकार में बने हैं। उसके बाद देश के भी नेता होते हैं जिन्हें सभी को संभालना पड़ता है। इसी प्रकार से आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला भाग जो नियुक्ति, निर्वाचन, मतदाता, विधि एवं सरकार बनाना, सरकार की ओर से कार्य किस तरह से की जाती है, इसके बारे में दूसरे भाग में माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा पीरियड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आशा करता हूं यद्यपि आपको ये हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियोस इसके बारे में अगर सही लगा हो तो आप कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और यदि भी कोई सूचनाएं हो तो वो भी इस नंबर पे जरूर दिलाइएगा या उसके ऊपर मेल कीजिएगा। तो आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना वीडियो देकर मैं क्लास में विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।